नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीएस मॉक टेस्ट 5, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स लेके आया है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? विच ओशियन इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम सबमर्ज्ड आइलैंड? प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, फिर अंटार्कटिक दिया है और लास्ट में अटलांटिक दिया है। तो ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका प्रशांत महासागर। फर्स्ट का ए आपका सही उत्तर है। अब इसी प्रश्न से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम देख लेते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रेट आपके पैसिफिक ओशन के वाटर को आर्कटिक ओशन के वाटर से कनेक्ट करता है, मतलब कौन सा स्ट्रेट है इनके बीच में। तो आप क्या बताएंगे? बेरिंग स्ट्रेट। याद रखिएगा, कौन सा? बेरिंग स्ट्रेट। जब भी हम स्ट्रेट की बात करते हैं, हम जल संधि की बात करते हैं। जल संधि क्या करती है? दो जल संधि, जो जल संधि है वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और आपके जो लैंड मासेस है उनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेरिंग स्ट्रेट है, ये आपका इधर रशिया है और इधर आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, ठीक है। और किन वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहे हैं? आर्कटिक ओशन के वाटर को आपके इधर पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बेरिंग सी दिख रहा है। प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो आप बेरिंग स्ट्रेट बताएंगे। और अगर प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि सी को लेके, ठीक है, कि बेरिंग सी और चुकची सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो आप बेरिंग स्ट्रेट बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर आदिल शाह ने? तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाबर, ठीक है। तो सेकंड का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अजबेकों की युद्ध नीति, तुलुगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की रूमी विधि का प्रयोग किया था। प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है कि बाबर ने प्रथम बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो आप याद रखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। यहाँ पर हम कुछ और चीजों को रिवाइज करते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है, तो पानीपत याद रखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, 1526 में हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 26, 27, 28, 29, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है। यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आपको युद्ध भी सारे याद रहेंगे। तो 26, 27, 28, 29, पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा, बस कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पर मिजोरम दिया है, असम दिया है, नागालैंड दिया है और त्रिपुरा दिया है। मैंने ये प्रश्न पहले भी डिस्कस किया और आपको ट्रिक बताया था कि आप याद रख सकते हैं नो मनी इन एटीएम, ठीक है, नो मनी इन एटीएम। यहाँ पे एटीएम मतलब क्या हो जाएगा आपका? असम हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा और एम से आपका मेघालय हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। तो आपको अब याद रहेगा नो मनी इन एटीएम। एटीएम में असम सब हो गया आपका, इधर त्रिपुरा हो गया, इधर मेघालय हो गया आपका और मिजोरम हो गया, लेकिन मनी नहीं है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं हम।
कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो मिजोरम है, असम है, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है, लेकिन नागालैंड नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड का सी आपका सही उत्तर होगा। अब आप देख लीजिए, नो मनी इन एटीएम, एटीएम याद रखिएगा, एटीएम ही आपको याद रखना है, और याद रखना है इस एम में आपका मिजोरम नहीं, मणिपुर नहीं है, ठीक है। नो मनी इन एटीएम, मिजोरम और मेघालय है लेकिन मणिपुर नहीं है। तो देख लीजिए, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, लेकिन मणिपुर नहीं है। एटीएम एटीएम याद रखो, याद रहेगा। तो यहाँ पर आपकी 6वीं अनुसूची में ये सब हो गए, और नागालैंड तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा क्योंकि हमने एटीएम की ही खाली बात की है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 4th प्रश्न को अब हम देखते हैं। ये मैं ट्रिक बता रही हूं आपको याद करने का बस, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूजन होती है। जब पूछा जाता है 6वीं अनुसूची तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्या था क्या नहीं। तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था एटीएम याद रखना, लेकिन याद रखना एटीएम में मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है। फिर से रिपीट कर दिया। चलो 4थे प्रश्न को देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म संगत नहीं है? ठीक है, एसडीजी गोल्स की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है क्लास, वो आपकी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस मेंस में बैठोगे तो वहां पर एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्न बने, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर आप एसडीजी गोल्स को मेंशन करिए, ठीक है, आपका आंसर और अच्छा बनेगा, ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो एसडीजी गोल तो रट डालो, ठीक है। प्रीलिम्स में आएगा तो कई बार पूछा भी गया है, 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, तो रिपीट हो सकता है, 2023 में भी पूछा गया है। तो इसीलिए आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा गोल्स को। यहां पर देख ले हम गोल 1, गोल 6, गोल 11 दिया गया है। तो गोल 1 की बात करेंगे तो वहां पे एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है, निर्धनता की समाप्ति की बात की गई है, जो कि एकदम सही है, ठीक है। नो पॉवर्टी की बात की गई है। लक्ष्य 6 जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, नहीं, ये आपके पानी से रिलेटेड है, अभी हम देखते हैं। लक्ष्य 11 जलवायु परिवर्तन, नहीं, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है, ये सस्टेनेबल सिटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पर खाली एक आपका सही है और 2 और 3 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स पूछा गया था, ए हो जाएगा। 4th का ए आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहां पर देखिए, अब गोल्स को देखते हैं। गोल्स याद करो, एक कहानी की तरह याद करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे। जैसे ही गरीबी खत्म हुई, गरीबी खत्म करने पे सबसे पहले लोगों को क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो दूसरा गोल क्या हो गया, 0 हंगर हो गया। और जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनकी जो हेल्थ होगी वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग हमारा 3rd गोल है, ठीक है। अब देखो, गरीबी खत्म, खाना मिला, हेल्थ अच्छी हुई, अब शिक्षा प्रदान करो, पढ़ाओ, ठीक है। खाली पेट पढ़ाई नहीं हो पाती, तो अब सब हो गया, हेल्थ भी अच्छी होगी तो अब पढ़ाओ। तो गुड क्वालिटी या क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अब जब क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, ठीक है, ये चीज सही है। तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, लड़के भी जाएंगे, लड़कियां भी जाएंगे, सब जाएंगे पढ़ने, ठीक है। अब जब वो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको प्यास लगेगी स्कूल में, तो प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, तो क्लीन वाटर की आवश्यकता है, और वॉशरूम भी साफ होना चाहिए, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। अब गर्मी लगेगी तो पंखा भी चलाओगे ना, ठीक है। तो वहां पर क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि हम एसडीजी की बात कर रहे हैं, हम सतत विकास की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो यहां पर रिन्यूएबल सोर्स, क्लीन एनर्जी, इन सब की बात करेंगे। इतनी चीजें पहला याद हुआ, 1 से 7 बताओ, 1 से 7 याद हुआ। सबसे पहले क्या खत्म किया, गरीबी खत्म किया। जैसे ही गरीबी खत्म हुई, लोगों को खाना मिला, लोगों को खाना मिला, उनकी बॉडी में एनर्जी आई, गुड हेल्थ हुआ, ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो अब स्कूल भेजो एजुकेशन के लिए, स्कूल में गए। जैसे स्कूल में गया, जेंडर इक्वालिटी आई, लड़का लड़की सबको हमने भेजा स्कूल, ठीक है, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते प्यास लगेगी तो अब उनको क्लीन वाटर दो, गर्मी लगेगी तो उनको पंखा दो, तो क्लीन एनर्जी दो। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, सब चीज सुविधा मिल रही है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, पैसे आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ये जो इनइक्वालिटी है छोटे बड़े वाले में, कि गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, ये इनइक्वालिटी भी धीमे धीमे खत्म होगी, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसके बाद जब सोचो, जब ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, पैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, ठीक है, यहां पर इनइक्वालिटी खत्म हुई तो एक सस्टेनेबल सिटीज बनेगी हमारी। तो 11वां ये हो गया। और हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनेंगे, तो हमारा कंजप्शन और प्रोडक्शन एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होगा। ये चीज याद रखिएगा। इतना हो गया तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाले इश्यूज हैं, इन सबको हम डील कर पाएंगे। लाइफ बिलो द वाटर, मछली जल की रानी है, पानी जो है वो भी आपका, मछली भी अब अच्छे से रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लाइफ ऑन द लैंड, ये भी अच्छा होगा, और पीस और जस्टिस हर जगह मेंटेन रहेगी। और ये तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। इतनी चीज याद हुई, देखिए याद रहेगा क्लास, ऐसे रटोगे तो नहीं याद रहेगा। आंख बंद करो, सोचो एक बार फिर से सोचो। गरीबी को खत्म करो, गरीबी खत्म, लोगों के प्लेट में खाना आया, लोगों के प्लेट में खाना आया, लोगों ने खाना खाया, उनकी गुड हेल्थ हुई, गुड हेल्थ हुई तो उनको पढ़ने के लिए भेजो, वहां पे क्वालिटी एजुकेशन दो, क्वालिटी एजुकेशन दी तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी आए, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की सब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते उनको प्यास लगेगी तो क्लीन वाटर दो पानी पीने के लिए, गर्मी लगेगी तो फैन दो। यहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्स की बात करेंगे, क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। अब वो पढ़ लिख लिए तो अब क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो जो स्लम एरियाज हैं, ये सब चीजें हैं, जो झोपड़पट्टियां हैं, वो सब हटेंगी और इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी जो सोसाइटी में है। गरीब गरीब नहीं, पुअर गरीब और गरीब नहीं होगा, अमीर बहुत अमीर नहीं होंगे, इनइक्वालिटी जो है वो आपकी रिड्यूस होगी। फिर जो हमारी सिटीज है वो सस्टेनेबल सिटीज कहलाएंगी, वहां पर रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स होंगे जो अपने कंजप्शन और प्रोडक्शन पर ध्यान रखेंगे, और इन सब की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन पे कंट्रोल आएगा। लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है, वो भी अच्छी होगी, लाइफ ऑन द लैंड वो भी अच्छी होगी, सब जगह पीस रहेगा, और यही हमारा गोल्स है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, मैंने एक स्टोरी के तरीके से समझाया, याद रहेगा। चलो 5वें को देखते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो एडल्ट्रेशन आप जानते हैं ना कि एडल्ट्रेशन क्या होता है। अब देखो हर चीज में अब क्या करते हैं, आपको दे रहे हैं वो मतलब किसी भी चीज में मिलावट जो कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो सरसों के बीज में क्या मिला दिया जाता है, यहाँ पर देखिए धनिया के बीज, जीरा का बीज, पपीता का बीज या फिर आर्जीमोन का बीज। तो यहाँ पर आपका आर्जीमोन का बीज सही है, ठीक है। सरसों की बीज की जगह आर्जीमोन के बीज मिला दिए जाते हैं जो कि सरसों की तरह रिजेंबल करते हैं। अब आप खुद सोचो, उसी चीज को तो आप किसी चीज में मिलाएंगे जो उसी की तरह दिखता है, ठीक है। कोरिएंडर क्या सरसों की तरह दिखता है, धनिया का बीज नहीं दिखता, तो आप उसमें कैसे मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। जीरा के बीज देखा है, दोनों में बहुत अंतर है, सरसों के बीज जीरा के बीज में नहीं मिला सकते हैं। पपीता का बीज देखा है, नहीं मिला। हाँ, पपीते के बीज जो है वो आपकी काली मिर्च में मिला दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों एक तरीके का दिखता है। सूखने के बाद पपीता का बीज जो है वो काली मिर्च की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो लोग काली मिर्च में पपीते के बीज को मिला देते हैं बेचने के लिए। यहाँ पे आर्जीमोन के बीज को मिलाया जाता है। 6वें प्रश्न को देखते हैं। रेड फ्लैग नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और दूसरे किस देश के बीच में होता है। तो ये रेड फ्लैग किसके बीच में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, फ्रांस में या फिर रूस के बीच में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूएस। तो 6 का ए आपका सही उत्तर है। रेड फ्लैग अभ्यास एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। डायरेक्ट प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर देखिए किसको जाना जाता है, जगदीश चंद्र बोस को, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को, एमएस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को। तो यहां पर आपके हाइब्रिड सोरगम के नाम से किसको फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम के नाम से जाना जाता है, वो आपके हैं नीलम राजू गंगा प्रसाद को, ठीक है। यहां पर 7 का बी आपका सही उत्तर है। अब ये सब चीजें मैंने आपको कई बार बताई है। एमएस स्वामीनाथन की हम बात करेंगे तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत के कंटेक्स्ट में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बोला जाएगा हरित क्रांति के जनक आपके विश्व में किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग है वो, ये भी आपको पता है। फिर मैंने आपको बताया था अगर हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की, दूध से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हम किसका नाम याद रखते हैं, वर्गीसी कुरियन का। तो ये सब चीजें अब आपको याद होगी। 7 का बी आपका सही उत्तर है।
8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? 7 मई 1919, 23 नवंबर 1919, 17 अक्टूबर 1919 या फिर 13 अप्रैल 1919? तो 1919 तो दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। यहाँ पर जब भी हम खिलाफत दिवस की बात करेंगे तो आप खिलाफत मूवमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो हजरत अली और शौकत अली का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अली बंधुओं का बात बोला गया है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों लोगों का नाम, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कौन अली ब्रदर्स आपके खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड हैं, तो वहां पे आपको दिया रहता है शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आपको याद रखना है। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल प्लेटू ऑफ इंडिया? अमरकंटक पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर दक्कन का पठार? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है दक्कन का पठार जो है वो मोस्ट स्टेबल प्लेटू है भारत का। 9th का डी आपका सही उत्तर है। 10वें प्रश्न को देखते हैं, भरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? तो यहाँ पे भरनेर और कैमूर हिल्स किसका एक्सटेंशन है बताइए? विंध्य का, पश्चिमी घाट का, अरावली का या फिर पूर्वी घाट का? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है विंध्य रेंज का आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, भरनेर और कैमूर पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कैमूर भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? मक्का, जौ, चावल या फिर गेहूं? तो जो व्रीहि शब्द है, व्रीहि, ये आपका प्रयोग किया जाता था चावल के लिए। तो 11th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 11th का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि या फिर तंडुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूं की अगर हम बात करेंगे, गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गोधूम। यहाँ पे लिखा है गोधूम। ठीक है, गन्ने के लिए इच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और ऋग्वैदिक शब्द अगर हम देखेंगे शब्दावली में, तो यव जो शब्द था वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जौ के लिए। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यव अगर पूछेगा, ये परीक्षा में पूछा गया है, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जौ के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? गया को, पोंगपुई को, विंध्य को या फिर रीमो वन को? तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो है, ब्लू माउंटेन, वो आपका कहां पर है? मिजोरम में है, याद रखिएगा। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या कहा जाता है? पोंगपुई। ठीक है, पोंगपुई। 12th का बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, मिजोरम राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी पोंगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लू माउंटेन जो है वो म्यांमार के सीमा के पास छिमतुईपुई नदी के किनारे है। ये भी याद रखिएगा, छिमतुईपुई नदी के किनारे है ये। और कई जीवों और वनस्पतियों की वजह से यहाँ पर आपका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका की नाम क्या है? पोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछेगा कि ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? ये आपका मिजोरम राज्य में है। ठीक है, इससे हम पोंगपुई के नाम से भी जानते हैं। और अगर परीक्षा में इस तरीके से पूछा कि पोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो आप क्या उत्तर देंगे? मिजोरम में है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। 13 प्रश्न को देखते हैं, भित्री स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं, जो शासक से संबंधित है। तो भित्री अभिलेख किससे संबंधित है बताइए? स्कंदगुप्त से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या फिर चंद्रगुप्त से? तो भित्री स्तंभ जो है वो आपका रिलेटेड है स्कंदगुप्त से। तो 13th का ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ए सही उत्तर है। भित्री स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख है। यहाँ पे मित्र कर लीजिए। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, जो कि मैंने आपको बता दिया। 14वें प्रश्न को देखते हैं, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो ब्राउन रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है बताइए? चाय और कॉफी से, कच्चे चमड़े के उत्पादन से, उर्वरकों के उत्पादन से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ब्राउन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका रिलेटेड है फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से। तो 14th का सी आपका सही उत्तर है। 14वें का
15 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहां पर है मॉडर्न कोच फैक्ट्री? रायबरेली में, मुगलसराय में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में? तो याद रखिएगा रेल कोच फैक्ट्री जो है वो आपका रायबरेली में है। क्लास ये सब डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल कोच की निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। 16 प्रश्न को देखते हैं, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया बताइए? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि आपका कानपुर में लोकेटेड है। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मंगल पांडे? और 16 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? चंद्रशेखर आजाद। 16 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 17 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो किसका संबंध है? भीमसेन जोशी का, गंगूबाई हंगल का, गुलाम अली खान का या सिद्धेश्वरी देवी का? तो यहां पर हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर जो है वो आपकी सिद्धेश्वरी देवी है। 17 का डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 18 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चिंटू पांडे को या फिर मंगल पांडे को? तो शेरे बलिया के नाम से हम जानते हैं चिंटू पांडे को। पेपर में एक बार ये भी प्रश्न बना था कि पैरेलल गवर्नमेंट कहां पर फॉर्म हुई थी? तो बलिया में 10 अगस्त 1942 को पैरेलल गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हो गई थी, और ये किसके नेतृत्व में? चिंटू पांडे के नेतृत्व में। यहाँ पर देख लीजिए, चिंटू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेरे बलिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित इस अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। आगे बढ़ते 19वां प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टिन, टंगस्टन, ठीक है, टेंटेलम या फिर टाइटेनियम? तो यहाँ पर चंद्रमा की सतह की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका टाइटेनियम पाया जाता है। ठीक है, टाइटन से टाइटेनियम याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह में पाया जाता है। अब हम 20वें प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ आपको किसान सभा दी गई है, दूसरी तरफ स्थापना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1918 में हुई है। तो ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड आपका बी और सी में दिया गया है। अवध किसान सभा की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1920 में हुई है, तो बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर बिहार किसान सभा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1929 में हुई है और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई है, तो डी का थर्ड। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20वें का सी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए क्लास, उत्तर प्रदेश किसान सभा की अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? गौरीशंकर मिश्र और इन नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, यहाँ पे जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, 1918, और नाम आपको क्या याद रखना है? गौरीशंकर मिश्र और इन नारायण द्विवेदी। ऐसे ही अवध किसान सभा की अगर हम बात करेंगे तो 1920 आप याद रखेंगे और किसके नेतृत्व में? बाबा रामचंद्र के। बिहार किसान सभा की बात करेंगे तो 1929 याद रखेंगे, 1929, और किसके नेतृत्व में? सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा की अगर हम बात करेंगे तो 1936, और इसका भी नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा ने। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 21वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये बहुत ही आसान थियरी है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान चीज है। द ड्रेन थियरी, ठीक है, विड्रॉवल थियरी मत करिए, द ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था बताइए? दादा भाई नरोजी द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा या फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दादा भाई नरोजी द्वारा। तो यहाँ पर 21 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किससे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। 22वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए आसान सा प्रश्न है। 1905 के बंगाल के विभाजन की बात कर रहे हैं। हमने बताया था उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सीआर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट लीड किया था वो किसके द्वारा लीड किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। 22 का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, और इसके पश्चात 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और यहाँ पर बहिष्कार प्रस्ताव, स्वदेशी क्या है? जो हमारे यहाँ निर्मित चीजें हैं, कि जो इंडिजिनस चीजें हैं उसको अडॉप्ट, और जो बाहर से चीजें आ रही है उसका बहिष्कार करना। ठीक है, इसी को हम बहिष्कार प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और बंगाल विभाजन आपका लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह सुझाव दिया था कि हम इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाएंगे और हम लोग राखी बांधेंगे एक दूसरे को और हिंदू मुस्लिम में एक यूनिटी दिखाएंगे। देखिए, बंगाल का जो विभाजन कर्जन ने किया था वो कहा था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ये रीजन देके बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था। लेकिन आपको पता है इसके पीछे का जो मुख्य कारण क्या था? हिंदू और मुस्लिम में एक फूट डालना। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इसके पीछे, कि बंगाल को 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। एक आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, एक आपका हिंदू मेजोरिटी एरिया, और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी में हम फूट डालेंगे। तो इसी के विरोध में लोगों ने क्या कहा कि हम राखी दिवस मनाएंगे, एक दूसरे को राखी मनाएंगे, जिस दिन बांधेंगे, मनाएंगे। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर देखिए, सीलोमीटर का, कोलोमीटर का, कैलोरीमीटर का या फिर क्लिनोमीटर का। तो कैलोरीमीटर जो है वो आपका इसको मेजर करने के लिए यूज होता है। 23 का सी आपका सही उत्तर है। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न को देखते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? तो महिलाएं किस साम्राज्य में कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर में, चोल में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का जो सही उत्तर है वो है आपका विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, 24 का बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, अगर परीक्षा में पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा, अपनी मदुरा विजय कृति में, ठीक है, अपनी मदुरा विजय कृति जो है उसमें अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किसने किया है? तो आप याद रखेंगे गंगा देवी ने। ये इनके द्वारा निर्मित है, कृति है एक मदुरा विजय। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने पति का वर्णन किया है, उनके विजय का वर्णन किया है। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? आप याद रखेंगे हरिहर द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वो कौन था? वो कुली कुतुब शाह था। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। बताएंगे आप। कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वाह जिसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो आंध्र भोज के नाम से हम किससे जानते हैं? कृष्णदेव राय को जानते हैं। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्टदिग्गज थे। परीक्षा में पूछा गया है तभी रिपीट कर रही हूँ। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। ठीक है, कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर की नगर की। याद रखिएगा, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित किसने के द्वारा किया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा। अब्दुल रज्जाक, ये भी पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था? तो देव राय द्वितीय के। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, हमने जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लिया। 25वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था?
तो यहाँ पर आपको यश आर राव द्वारा दिया गया है, जगपति जोशी द्वारा, यज्ञ दत्त द्वारा या फिर MS वत्स द्वारा। तो यहाँ पर इसको वत्स करिएगा, चाइल्ड ट्रांसलेट कर दिया, ये वत्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है आलमगीरपुर का जो आपका ये है, इसका उत्खनन किया गया है यज्ञदत्त द्वारा। 25 का सी आपका सही उत्तर है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये आपका कहां पर है, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के, दोनों चीज याद रखिएगा। मेरठ में आलमगीरपुर है, किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1958 में किसके द्वारा किया गया था, यज्ञदत्त द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न को देखते हैं। कंठ व श्वेताश्वर तर उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर यजुर्वेद से। एक अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। 26 का डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर उत्तर आपका डी है। अब हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद मेनली कर्मकांड ग्रंथ है, ठीक है। कर्मकांड से रिलेटेड ये ग्रंथ है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, याद रखिएगा ये भी चीज। आगे बढ़ते हैं, 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राजधानी दी गई है। काशी की बात करें तो वाराणसी एकदम सही है। सुरसेन की बात करें तो मथुरा। कंबोज की बात करें तो यहाँ पर कंबोज हाट, ठीक है। यहाँ पे राजपुर दिया गया है, कंबोज, कंबोज करो हाट, तो ये हटा के, तो यहाँ पर देख लीजिए। और अंग जो है, अंग का चंपा है, ठीक है, ये उज्जैनी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्टली नॉट मैच्ड बोला है ना, तो बी देख लीजिए। भारत में 16 महाजनपदों की बात की गई है, जिनमें अंग जो है महाजनपद का क्षेत्र बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत है। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, चंपा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उज्जैनी की बात करेंगे तो ये महाजनपद इसकी राजधानी क्या थी, आपकी अवंती थी। यहाँ पे याद रखिएगा, अंग मतलब चंपी कर दो अंग की, तो चंपा से याद रहेगा आपको। कंबोज का हाटा याद रखिएगा, ये राजपुर आपको दे दिया गया है, वहां पे हाटा। 28 देखिए, बौद्ध संगीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जो पहला आपका बौद्ध संगीति थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासन काल किसका था, शासक कौन था, कालाशोक था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष वसुमित्र था। तो यहाँ पर कौन सा आपका फॉल्स है, ये बोला गया है। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 में हुई थी, एकदम सही है। दूसरी बौद्ध संगीति के समय कालाशोक था, ये भी सही है। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। देखिए राजा वैशाली को पटाकर कश्मीर लेके गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली में हुई थी, फिर पटाको पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके बाद आपका कश्मीर में ले गया। यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष आपके वसुमित्र नहीं थे, आपके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, तो डी आपका गलत है। यहाँ पर देख लेते हैं हम उत्तर। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ठीक है। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो आपके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, याद रखिएगा। और इसी बौद्ध संगीति में आपके हीनयान और महायान में सेपरेशन हुआ था, विभाजन भी हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। आगे बढ़ते हैं, पातशाहनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है, बताइए। यहाँ पे दिया गया है अब्दुल हमीद लाहौरी की, अब्दुल कादिर बदायूनी की, जियाउद्दीन बर्नी की या फिर ताजुल मासिर की। पातशाहनामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। 29 का ए आपका सही उत्तर है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था और उसकी रचना का नाम पातशाहनामा था। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ आपको राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ आपको डायनेस्टी दिया गया है। बताइए, बरार में इमाद शाही एकदम सही है, बीजापुर में आदिल शाही एकदम सही है, गोलकोंडा में कुतुब शाही एकदम सही है, बिदार में निजाम शाही नहीं, ये तो आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बीदर की बात करें तो बीदर में आपका बरीद शाही वंश था, जो कि हमने डिस्कस किया है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, सन्यासी विद्रोह के संबंध में असत्य कथन चुने। इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल व बिहार था, इसका नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था,
इसका दमन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो सन्यासी रिवॉल्ट जो था वो आपका जगन्नाथ द्वारा लेड नहीं किया गया था। इसका नेतृत्व जो था वो आपका मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधराइन ने किया था। ठीक है, और इसका दमन किसने किया था? वो तो वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। ये चीज याद रखिएगा। जगन्नाथ की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ जो थे वो आपके चुआर विद्रोह से रिलेटेड थे। उन्होंने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो इसका विद्रोह जगन्नाथ ने नहीं किया था। जगन्नाथ जो थे वो चुआर विद्रोह से रिलेटेड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 देखते हैं। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किस वायसरॉय के शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिंथगो? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है मैकडॉनल्ड जो थे वो आपके लॉर्ड कर्जन के समय में आए थे। 32 का सी आपका सही उत्तर है। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन एंटोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसका गठन तत्कालीन वायसरॉय जो लॉर्ड कर्जन था, जिसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके समय में मैकडॉनल्ड आया था। ठीक है, और ये आपका अकाल पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु आए थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 33 देखते हैं। शिक्षा पर गठित सर्जेंट योजना ने किस वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की थी? 5 से 8, 10 से 14, 6 से 11 या फिर 8 से 16? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 6 से 11। 33 का आपका सी सही उत्तर है। सर्जेंट आयोग की बात करेंगे तो 1944 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। 34 देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1922 किस वाइसरॉय के समय लागू हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, लॉर्ड रेडिंग के समय या फिर लॉर्ड वेवेल के समय? तो फैक्ट्री एक्ट 1922 की बात की गई है, ये आपका आया है लॉर्ड रेडिंग के समय। तो सी आपका सही उत्तर है। क्लास यहां पर देख लीजिए। फैक्ट्री एक्ट जो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट आया था वो 1881 में आया था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। उसके 10 साल बाद 1891 में जो फैक्ट्री एक्ट आया वो लैंसडाउन के समय आया। फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। फिर उसके बाद 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय, 1934 में विलिंगटन के समय और 1944 में वेवेल के समय। ये सारे फैक्ट्री एक्ट आपके आए थे, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो यहां पर देखिए, ये आपको म्यांमार है, इधर मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। तो मणिपुर है। ठीक है, तो आप मणिपुर जब लिखेंगे तो ऐसे मणिपुर लिख लीजिए, मणि डबल एम लिख लीजिए। ठीक है, तो मणि लिख लिया आपने। अब देखिए कैसे याद रहेगा आपको। यहां पर आपका हो गया क्या? एम से एक मणिपुर हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, याद रखिएगा। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा नहीं होगा। तो 35 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज का टेस्ट जो था वो बहुत ही आसान टेस्ट था। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट के ज्यादातर प्रश्न सही भी हुए होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे हम और टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।